reaction, the time required for 20% complete, 20% completed. In 40 मिनट्स, 40 मिनट में 20% कंप्लीट होता है एंड 40% completed in 80 minutes. अब करना है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. एक क्वेश्चन बनाइए फट से. एक में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि इस बार ध्यान से देखिए दोनों में परसेंटेज और टाइम दे रखा है. दोनों में परसेंटेज और टाइम दे रखा है. अभी तक आपने देखा कि एक में टाइम नहीं देता था तो टाइम निकाल लेते. अब इस बार दोनों दिया है ना. चलिए पहली केस में कह रहा है 20% कंप्लीट हो रहा है 40 मिनट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए नॉट को 100 मानूं इनिशियल को तो बचा कितना है, कितना बचा है भाई. 100 से 20% कंप्लीट होने का मतलब होता है कि 80 यहाँ है, BC पे है प्राकट में तो 80 बचा है तो ये कितना हो जाएगा 80. दूसरी केस में वो कह रहा है कि 40% कंप्लीट होता है तो 80 मिनट लेता है. इसका मतलब हुआ 100 का जब 40% कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, ठीक. और यहाँ टाइम भी दिया है आपको 20 मिनट्स, 40 मिनट यहाँ दिया है 40 मिनट. एक समीकरण यहाँ से बन जाएगा T इक्वल टू A नॉट माइनस A अपॉन K से. तो यहाँ को है आपका 40, 100 माइनस 80 बटे K यानी ये हो गया 20. इसका मतलब 40 बराबर 20 बटे K को यहाँ भेज दूं तो 20 बटे 20 गुना 1 बटे 2 यानी K की वैल्यू आई 0.5. ठीक. अब दूसरा समीकरण साफ करिए, इसको साफ करिए कि T इक्वल टू A नॉट माइनस A अपॉन K से. की है आपका इस बार 80 मिनट, 100 माइनस 60 बटे K. ये हो गया 80, ये हो गया 40, ये हो गया K. इसको यहाँ भेजूं K इक्वल टू 40 बटे 80, 40 गुना 80. इसका मतलब K इक्वल टू 0.5 मोल पर
नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अभी आर्डर ही नहीं पता है कि यूनिट कहाँ से लगाएंगे। जब आर्डर पता हो जाएगा तब ना यूनिट लगाएंगे। फर्स्ट आर्डर होगा तो सेकंड इनवर्स लगाएंगे, जीरो आर्डर होगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लगाएंगे। अब हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा, के ही निकल रहा है ना, के ही निकल रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह कौन सा आर्डर है? ये आईआईटी और जेईई का सवाल है, दिमाग खिलाएगा इस बार। क्या करेगा? दिमाग खिलाएगा। यानी अब आपको कुछ फैक्ट हैं जो जानने होंगे। ठीक, चलिए भैया आगे चलते। अब तो हम लोग फंस गए, बे तो मिल गया लेकिन आर्डर नहीं मिल रहा है, तो आर्डर के लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के बाद हमें के की वैल्यू देखनी पड़ती है। ठीक, तो अगर हमने पाया नोट लिखिए, ठीक, फाइंड वैल्यूज ऑफ के। ठीक, यदि के की दो वैल्यू प्राप्त होती है, मान लीजिए जैसे यहां प्राप्त है, एक में एक कंडीशन से एक के की वैल्यू निकाला, दूसरे कंडीशन से फिर के की वैल्यू निकाला। इफ दे आर सेम, if they are same are nearly same, के की दो वैल्यू निकालिए। अब देखिए यदि वो एक समान या लगभग एक समान, तो यह कहता है कि जीरो ऑर्डर होगा। क्या होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यदि ऐसा हुआ कि इफ दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम, यदि वे सेम नहीं है तो यह 100% करेगा कि यह फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, ये नोट करके याद कर लीजिएगा कि अगर ऐसा सवाल फंसता है, के की वैल्यू मिल गई और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उससे पूछा जा रहा है, जबकि और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ है ही नहीं। रिएक्शन होता तब भी मैं एक्स वाई मानकर कुछ न कुछ करता ना, लेकिन यहाँ एक्स वाई कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरे को देखने के बाद के की वैल्यू मिलती है। ये दो कंडीशन आप याद रखिएगा। यदि के की दो वैल्यू, एक यह निकाला हमने और एक यह निकाला, अगर दोनों सेम है तो जीरो आएगा। नियरली सेम है, जैसे ये 0.499 होता तब भी ये नियरली सेम है। यदि टोटल डिफरेंट है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेम है तो जीरो आएगा। इसका मतलब ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ जीरो है। क्या है? जीरो। आगे चलिए, हेडिंग डालिए, ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।
जीरो वाला का जो रिएक्शन देखा था वो आया था a इक्वल टू a नॉट माइनस के टी, यही आपने पाया था ना। ठीक, चलिए फिर शुरू करें। हम खींचते हैं रेट और किसके बीच, एक्टिव मासा के पहला ग्राफ खींचते हैं रेट और एक्टिव मासा के। इस पर रहेगा रेट, ये एक्स एक्सिस कही जाती है और ये एक्स एक्सिस पर आप कंसंट्रेशन आप ले लीजिए और वाई एक्सिस पर रेट लीजिए। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा में आइए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की परिभाषा थी ऐसा रिएक्शन जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड न हो। तो ग्राफ कैसा होगा, रेट तो काम करेगा लेकिन कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं, इसका मतलब ग्राफ ऐसे सीधा नहीं चलेगा। रेट तो सही है लेकिन कंसंट्रेशन भी चेंज होगा, लेकिन रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं। अगर डिपेंड होता तो ऐसे जाता, ऐसे आता, ऐसे ऐसे करता। ठीक, कंसंट्रेशन तो चेंज हो रहा है लेकिन रेट क्या है, कांस्टेंट। ठीक, बस समझ में आई। अब खींचिए रेट और टाइम के बीच दूसरा ग्राफ। एक ग्राफ कर लीजिए रेट और दूसरे ग्राफ कर लीजिए टाइम। ठीक, टाइम के साथ कैसा इसका ग्राफ आएगा, समय तो बदलेगा लेकिन रेट का कोई परिवर्तन नहीं। रेट डिपेंड ही नहीं होता इन चीजों पर, ये भी लीनियर होता। ठीक, अब आते हैं एक्टिव मास ऑफ है और टाइम, तीसरा ग्राफ। यानी एक्टिव मास ऑफ है का मतलब समझ है ना, यहाँ क्रॉस ऊपर कर दूं क्या, ऊपर कर दोनों बना लिए हैं। यस सर। इसमें लीजिए बचा हुआ कंसंट्रेशन और इसमें लीजिए टाइम। ठीक, अब फार्मूले पे जाइए, इस पर जाइए फार्मूले पर। ए को देखा जाए, ठीक, इसको हटा दिया जाए, प्रोपोर्शनल लग जाएगा माइनस ऑफ के टी, यानी ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ, उल्टा चलेगा। कैसा चलेगा, उल्टा, यानी ये ग्राफ उल्टा आएगा, ऐसे आएगा। ये जो पॉइंट है यह आपका पॉइंट दिखाता है ए नॉट को, क्योंकि कंसंट्रेशन पूरा था शुरू में, टाइम आगे जा रहा है तो यह पीछे है। इसको आगे जाना चाहिए था, इसको ए वाले की ग्राफ को आगे जाना चाहिए, लेकिन क्या कर रहा है, उल्टा आ रहा है। यह ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जीरो ऑर्डर। ठीक, अब चूंकि इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तित करूंगा। ठीक, इस समीकरण को मैं लिखूंगा a इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ए नॉट, है वही चीज, अभी भी वही चीज लिखा है मैंने, परिवर्तन नहीं है। देखिए ये प्लस था, इसको यहां कर दिया, इसको आगे कर दिया। और समीकरण एक होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का। एक्स एक्सिस पर आपको टाइम मिल रहा है, एक्स एक्सिस पर आपको टाइम मिल रहा है, वाई एक्सिस पर कांस्टेंट मिल रहा है। ये इसका स्लोप है और ये कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का यम क्या है, स्लोप होता है। स्लोप को दिखाते हैं बेटा tan थीटा से, जो हमारा निकलता है यम।
अब जरा से देखिए यह की जगह क्या है माइनस के, तो यानी यह जो एंगल है बाहर का यह इसका स्लोप होता है, यानी इसका स्लोप जो निकलेगा वो tan थीटा होता है और बराबर माइनस समझ लीजिए ये ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है। एक ग्राफ से देगा ऐसे और कहेगा इसका रेट कांस्टेंट बताइए, कुछ नहीं देगा, कोई डाटा नहीं देगा, सिर्फ थीटा देगा। अब आपको पहचानना पड़ेगा कि जीरो ऑर्डर का है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, बस यहाँ कोई दूसरी चीज रहेगी, यहाँ कोई दूसरी चीज रहेगी, लेकिन आपका ऐसा ही मिलेगा। ये एंगल आपका थीटा है, इससे पहले भी समझाएं कि ये एंगल दे सकता है तब आपसे निकलवाएगा, जबकि इस एंगल का हमें कोई महत्व नहीं, हमें ये एंगल चाहिए ये वाला, बस समझ में ना। तो अगर ऐसा ग्राफ देकर आपसे कह रहा है कि इसका रेट कांस्टेंट बताइए, तो सीधे इस समीकरण से आप इसको बता देंगे कि इसका स्लोप भी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का है, बस अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस के क्या है माइनस के, ठीक बस समझ में आई। अब चलिए हाफ लाइफ के रूप में आते हैं, हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चौथा का, तो पिताजी का समझ में आ गया ना। हाफ लाइफ लेते हैं और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इस पर लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और इस पर लेते हैं हाफ लाइफ। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या संबंध है, एकदम पैरेलल चलते हैं, देखा होगा आपने, जितने पहली हाफ लाइफ उतने में, यानी दोनों एकदम कैसे चल रहे हैं पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल चलने का मतलब सीधी ओरिजिन से होकर जाएगी, क्या हो जाएगी ओरिजिन से। चलो देखिए ये भी ग्राफ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एंगल थीटा होता है, ठीक, यहां से भी स्लोप निकाला जाए, tan थीटा निकलता है और वैल्यू होती है 1/2 के, वैल्यू होती है 1/2 के। चलो आएगा ना, यहां से भी आपको सवाल पूछ सकता है, ऐसा ग्राफ दे देगा और कहेगा इसका रेट कांस्टेंट बताइए। ध्यान दीजिएगा इन चीजों के बीच खींचा गया है, नहीं तो रेट कांस्टेंट आप उल्टा लगाएंगे, क्योंकि हाफ लाइफ जो निकाली गई थी फर्स्ट ऑर्डर की उसको देखना है आपको। एक ग्राफ और प्रोडक्ट के बीच खींच दे रहा हूं, वो भी देखिए। पांचवा देखिए, इस बार y एक्सिस पर आप ले लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और किसके बीच इनिशियल के बीच, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। जितना प्रोडक्ट आ रहा है उतना इनिशियल कंसंट्रेशन घट रहा है, घट रहा है नहीं घट रहा है, बस समझ जाइए। ग्राफ आप चाहे जितना खींच लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ग्राफ खींच रहे हैं, क्योंकि जितना इनिशियल कंसंट्रेशन टूटेगा ए का उतना ही प्रोडक्ट आएगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन जा रही है, जा रही नहीं जा रही भाई, जितना टूटेगा उतना ही तो आएगा। एक इधर टूटा एक इधर आया, एक इधर टूटा तो एक इधर आया, तो ऐसे खींचेंगे तो सीधी जा रही है। अब अगर हम कहें टाइम के साथ देखा जाए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इस पर टाइम ले लिया जाए, ये ले लिया जाए टाइम, जो जो टाइम बीतता है प्रोडक्ट आता है, जो जो टाइम बीतता है प्रोडक्ट
इसका मतलब ओरिजिन से होकर जाएगा, ये एंगल थीटा, एंगल यही हमारे काम का है। स्लोप क्या होगा? रेट कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा इसका? रेट कांस्टेंट होगा, क्योंकि समान रूप से प्रोपोर्शनल कर रहा है। स्लोप क्या होगा इसका? tan थीटा बराबर के, ये भी देखिए समान रूप से चल रहा है, तो इसका भी जो स्लोप होगा tan थीटा इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये बातें समझ में आ रही हैं? बस आपके दिमाग में हो कि रिएक्शन कैसा हो रहा है, तो आप सारे ग्राफ खींच सकते हैं। जो मुख्य था वो हमने बता दिया कि इसका और इसका बहुत विशेष ध्यान रखिए। हाफ लाइफ और टाइम के बीच, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, इसका ध्यान रखेंगे। हेडिंग डालते हैं, एग्जांपल आप जीरो वाटर रिएक्शन, जीरो वाटर रिएक्शन। कैसे कौन से एग्जांपल हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन रेट पर इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता ना। तो पहला लिखते हैं जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन। कैसे हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं लिखूं मैं H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 बनाता है 2HI। एक और एग्जांपल है H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl। उपस्थिति किसकी होती है? लाइट की, जिसको H न्यू कहा जाता है। अब इनका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए। क्या लिखा जाए? रेट ऑफ रिएक्शन। जब इनका लिखेंगे R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ H2 इनटू एक्टिव मास ऑफ I2 दोनों की पावर 1। इसका भी रेट लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ H2 इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl2। देखने में सेकेंड ऑर्डर का आपको फील हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि आगे निकालेंगे तो एक आगे जुड़ेंगी ना, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये HU को हटा दिया तो रिएक्शन होता ही नहीं, रिएक्शन होता ही नहीं। जैसे आप फोटोसिंथेसिस देखते हैं, अगर धूप नहीं हुई तो पौधे भोजन नहीं बनेंगे, धूप आ गई पौधे अपना भोजन बनाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? जबकि क्या उनको मिनरल्स वाटर सब नहीं मिला है? मिला है, लेकिन धूप नहीं रहेगी भोजन नहीं बनेगा। यानी सारा रोल किसका है? धूप का, मिनरल्स और वाटर का नहीं है। ऐसे ही फोटोकेमिकल रिएक्शन में अगर HNO हटा दिया जाए तो रिएक्शन नहीं करेगा। HNO हटा दिया जाए तो ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे, आपस में ऐसे पड़े रहेंगे मुर्दों की तरह। इसका मतलब इसका रेट जो है डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। किस पर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिर्फ एक फैक्टर है, ऐसा है, सिर्फ एक फैक्टर। इसका भी जो रेट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं है। दैट मींस ये जो हम एक लिख रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने तो लिखा इस रिएक्शन को देखकर, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका जो रेट आता है R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 0 इनटू एक्टिव मास ऑफ I2 पावर। इनका भी वास्तविक रेट देखा गया तो R इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 0 और Cl2 पावर 0। क्यों? इसका टोटल रेट डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक,
चले? ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखिए दूसरा। आओ दूसरा देखिए, इंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन। इंजाइम कैटालाइसिस रिएक्शन। इंजाइम वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो एनिमल और प्लांट के सेल में पाए जाते हैं। एनिमल और प्लांट के सेल में पाए जाते हैं और एनिमल और प्लांट के शरीर के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को। ऐसे सब्सटेंस कहे जाते हैं एंजाइम। क्या कहे जाते हैं? एंजाइम। एंजाइम एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा दे या बढ़ाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ाता है, नेगेटिव कैटलिस्ट घटाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो जितने भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होंगे वो बिना एंजाइम के होते ही नहीं। वो बिना एंजाइम के होते ही नहीं। इसीलिए अगर एंजाइम हटा दिया जाए तो रिएक्शन शरीर में नहीं होगा। ठीक, शरीर में रिएक्शन होगा नहीं, जबकि दोनों रिएक्टेंट पड़े रहेंगे। दोनों रिएक्टेंट पड़े रहेंगे। जैसे केन शुगर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। किससे? एक एंजाइम है, नाम बताइए। मायास्टेज से। देखिए एक एंजाइम है जो गन्ने के रस C12, H22O11, इसको केन शुगर कहा जाता है। केन शुगर कहा जाता है। इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रक्टोज बनता है C6H12O6। इसमें लगता है एक एंजाइम है मायास्टेज। अगर इस एंजाइम को हटा दिया जाए तो केन शुगर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज नहीं बनेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पहचानने का तरीका होता है, या डी होता है या एल होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों के फार्मूले एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक, यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। यह लाइट को ऐसे घुमाएगा और यह लाइट को ऐसे घुमाएगा। जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको डी फॉर्म कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एल होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। क्या होता है? लीवो रोटेटरी होता है। इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी करते हैं। बस दोनों में अंतर यही है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले एक जैसे हैं लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक, तो जितने भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है वो कैसे होते हैं? जीरो ऑर्डर होते हैं, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं होता। अगला डालिए इसमें, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस एट हाई टेंपरेचर। तीसरा, डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर। ठीक, अगर अमोनिया को लिया जाए 2NH3, यह डिसोसिएट होती है तो N2 देती है और H2 देती है। ठीक, लेकिन अगर यही हाई प्रेशर जो है हटा दिया जाए, हाई प्रेशर जो लगाया है हटा दिया जाए तो नहीं टूटेगा। प्रेशर हटा दिया जाए तो अमोनिया नहीं टूटेगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब
इसका जो रेट है वह जो है अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड किस पर है, यानी रेट प्रोपोर्शनल टू हाई प्रेशर। रेट प्रोपोर्शनल टू हाई प्रेशर अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, आपने कम लिया है कि ज्यादा लिया है, कोई मतलब नहीं है। जब तक हाई प्रेशर नहीं लगाएंगे अमोनिया नहीं टूटेगी। ठीक, चलें स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कुछ पढ़ा दें आप लोगों को। हो गया, अल्लाह मान लीजिए। चलो भाई की बिठाई कहाँ कितना बाकी हाई प्रेशर आर प्रोपोर्शनल टू हाई प्रेशर चिड़िया ना है, बताएं। चलिए स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, स्पेशल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। आपको कह रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन देखिए 3A देता है प्रोडक्ट B, 3A देता है प्रोडक्ट B, गिवन आपको दिया हुआ है R इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ A पावर 0। इतने से हम जान गए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, इतने से हम जान गए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और क्या कर रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो यह है इसका इनिशियल कंसंट्रेशन पर ए नॉट दे रहा है। ए को सिर्फ रिएक्टेंट समझिएगा, इसका कंसंट्रेशन ए नॉट दे रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है क्वेश्चन फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कह रहा है ए का कंसंट्रेशन ज्ञात कीजिए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद ये कितना रह जाएगा, आल्सो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन and also half life of reaction। चित्र सवाल है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हमको बता दिया है R इक्वल टू KA पावर 0। अब अगर हम जीरो ऑर्डर का रिएक्शन लगाएंगे तो फंस जाएंगे। क्या करेंगे, फंस जाएंगे। ध्यान समझिए कि जो हम लगाए थे फार्मूला A इक्वल टू A नॉट माइनस के टी, ओनली वैलिड फॉर जब रिएक्शन ए प्रोडक्ट की इस टाइप का हो, यहाँ कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना हो, तभी ये वैलिड होगा ना। नॉट फॉर 3A देता है, इस पर काम नहीं करेगा। ये आपकी बहुत जानकारी की चीज याद रखिएगा कि अगर जीरो ऑर्डर यहाँ दे दिया है तो जानना चाहता है कि इस पर क्या बच्चा जीरो ऑर्डर का वो लगा देगा कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो लगा देंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो लगा देंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर है। सॉल्यूशन करते हैं, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं कि गिवन जो आपको दिया है उसको लिखिए। गिवन उसमें R दिया हुआ है के एक्टिव मास ऑफ A पावर, उनका काम होना ही पड़े दे हैं समीकरण।
अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि हम रेट को ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 d/dt एक्टिव मास ऑफ ए। ठीक, दोनों रिएक्शन एक और दो एक ही रिएक्शन का रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कंसंट्रेशन के घटते हुए टर्म में है, ये रेट लाइक इक्वेशन। बस समझ में आता ना, जो हमने इक्वेशन दिया था 3a देता है p, इसी के लिए यह भी लिखा गया है और इसी के लिए यह भी लिखा गया है। यह रेट लाइक इक्वेशन है और यह उस टर्म में है कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते हुए टर्म में हम देखते हैं। इसी को हम प्रोडक्ट के बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, वो बराबर होता है, सिखाया शुरू में, सिखाया ना। सिंस बताइए, सिंस इक्वेशन 1 एंड 2 एक्सप्लेन या रिप्रेजेंट्स the rate of reaction for a single reaction, किसी एक सिंगल रिएक्शन के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिएक्शन कैसा था, 3a देता है p, इसी के लिए दोनों लिखे गए हैं। therefore must be identical, एक जैसे होंगे, therefore must be identical। इसका मतलब -1/3 d/dt एक्टिव मास ऑफ A is equal to K एक्टिव मास ऑफ A पावर 0। दोनों रेट बराबर हैं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक, यहाँ पे बात क्लियर। अब जो बिरदरी के हैं उनको एक तरफ भेजिए, ये कंसंट्रेशन है, आ जाएगा, बोलिए। अब K कांस्टेंट, dt को एक तरफ भेजिए, 3 को एक तरफ भेजिए, सबको अलग अलग करिए, सबको अलग अलग छांट के बैठाइए। d एक्टिव मास ऑफ A, d एक्टिव मास ऑफ A, इसको इधर ही रहने दीजिए। dt और 3 को इधर भेजिए, इधर हो जाएगा K, 3 बाहर कर दूं, d, ठीक। उधर से क्या आया, उधर से किसी की भी पावर हम 0 लगा दे वैल्यू कितनी आती है, किसी के भी पावर हम 0 लगा दे वैल्यू 1। तो इधर जो एक्टिव मास ऑफ A पावर 0 था उसकी वैल्यू 1, यानी हमारा इक्वेशन बना d एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू 3a dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ऑन इंटीग्रेशन बिटवीन प्रॉपर लिमिट बिटवीन प्रॉपर लिमिट। अब उनकी लिमिट काम करने वाली है, जो उन्होंने कहा था कि अगर t टाइम के बाद a नॉट हो जाता है, a नॉट हो जाता है, वही काम करना है। इंटीग्रेशन d एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल टू 3 के बाहर निकाल लूं, 3 के बाहर निकाल लूं और माइनस को खा गए क्या हम लोग, माइनस को खा गए, बड़े भूखे हैं, इतने भूखे हैं कि माइनस को खा गए। -3 के बाहर निकाल रहा हूं, अंदर आ जाएगा d। अब लिमिट लगानी है। कंसंट्रेशन शुरुआत में क्या रहता है, A नॉट, आफ्टर टाइम t ये A हो जाएगा। जब अब क्रिया शुरू नहीं होती तो टाइम t होता है, आफ्टर टाइम t यही कंसंट्रेशन A हो जाता है। वही उन्होंने कहा था कि समय बाद A को बताइए, ये तो पूछा, ये पूछा है ना। इंटीग्रेशन करिए, यहाँ आ जाएगा A, लोअर लिमिट A नॉट, अपर लिमिट A, -3 पर कोई प्रभाव नहीं, यहाँ आ जाएगा t, क्योंकि यहाँ एक छिपा हुआ है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, यह हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
जब कोष्टक खोलेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस 3k, अपर लिमिट g, लोअर लिमिट 0। ठीक, यानी a माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस 3k g। वहां जगह ना रहे, यहाँ पे इक्वेशन 3 बना दिया, दूसरे को बनाया मत। अब इनके मिटाए तो पे पकड़ लिया, ये बगल कोई गया ये मिटा दे। बात समझ में आओगा? कोई भी न्यूमेरिकल, चाहे वो मैथ का हो चाहे साइंस का हो, आपको धैर्य से ही सॉल्व होगा। चलिए मैं लिख सकता हूँ a इज करके, मुझे उसने पूछा t समय बाद ये कितना होगा, तो t समय बाद यही होगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस को पहले लिख लूं और माइनस को बाद। क्वार्टर टाइम t जो a होगा वह a नॉट माइनस 3k g होगा। क्या होगा? 3k g होगा। और उसने रेट कांस्टेंट भी पूछा था, आल्सो हाफ लाइफ पूछा था ना, तो हाफ लाइफ के लिए हम k निकालें पहले ना, तब काम बनेगा। अब k रिएक्टेंट, ध्यान से देखिए, k रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है k रिएक्शन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट। कितना था? 3 था, 3 है वहां, 3 है, तो 3 उठाकर यहाँ पूरा कर देंगे, तो k जो रिएक्टेंट है वो आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3। यानी जहां k हम यूज करेंगे हाफ लाइफ में, वहां k के स्थान पर क्या रखने वाले हैं? 3 के, क्योंकि यह फार्मूला है k रिएक्टेंट हमें ज्ञात करना हो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो और उसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो, तो सीधे उसी का गुणा कर दिया करेंगे। जैसे 3 था, मैंने 3 का गुणा किया k के साथ, तो जहां मैं k लिखूंगा वहां 3k लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 3k। और जबकि हाफ लाइफ का फार्मूला आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ का फार्मूला t हाफ जो हम निकाले थे वो आया था a नॉट अपॉन 2k। ठीक, ये क्या है? जब समीकरण से आया था, अभी इसके लिए k रिएक्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? 3k, यानी जहां k है वहां 3k रखेंगे। इसका मतलब a नॉट अपॉन 2 इंटू 3k, k के स्थान पर हम कौन सा यूज करेंगे? नया k। नया k कब यूज करेंगे? जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई होगा, 2 3 4 5 6 लगे होंगे रिएक्शन में, तो हम डायरेक्ट k ना यूज करके उसी के साथ गुणा करके तब यूज करेंगे। यानी हाफ लाइफ इसकी निकलेगी a अपॉन a नॉट अपॉन 6k, ये इसकी हाफ लाइफ है। जरूरी नहीं हाफ लाइफ हमारा अंकों में उत्तर आए, ये हमारा अंकों में उत्तर है, जरूरी नहीं है। पहलू नहीं दी है तो जैसा वो पूछ रहा है वैसा वो आंसर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलें? यहाँ तक समझ में आई बात? जिसको ना समझ में आई हो अभी पूछ लो। जिसको ना समझ में आया हो अभी भी पूछ लो। इस से अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो अब आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे कि जो हमारा जीरो ऑर्डर का आता है वो आता है a = a0 - a t।
3 था लगा तो कितना आया 3 के आया ना किसमें इनिशियल कंसंट्रेशन निकालते हैं। और जब हम हाफ लाइफ निकालते हैं तो 3k का गुणा होता है। यानी ध्यान से देखिए k को 3k यहाँ भी किया है और k को 3k बात समझ में आई नहीं आई हैं आई क्या चलो तब चलो अगर 7/2 A कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट P में और गिवन मतलब ये काली अंदर में काली यस मापन करता है गिवन R equal to K एक्टिव मास ऑफ x पावर 0 तो क्या रहा है फाइंड इनिशियल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t कि A कन्वर्ट होता है यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया है A का x दिया हुआ है A और कह रहा है रेट कांस्टेंट या हाफ लाइफ भी पूछ सकता है रेट कांस्टेंट भी पूछ सकता है। चलिए निकालिए तीन निकालिए रेट कांस्टेंट निकालिए हाफ लाइफ निकालिए और इनिशियल कंसंट्रेशन निकालिए तीनों निकालिए सेकंड के 10वें हिस्से में निकाल कर दीजिए यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में तो कहिए कि वाटर को भरोसा ना क्या कर लो है ना सॉल्यूशन शॉर्टकट वाला मैं अपनाऊं मैं जानता हूं a a नॉट माइनस k नहीं ये जीरो x हो जाएगा a नॉट माइनस kt यानी x a नॉट माइनस 7/2 kt एक निकल गया। अब हाफ लाइफ t हाफ इक्वल टू हो जाएगा a नॉट अपॉन 2 into 7/2 k यानी कि t हाफ हो जाएगा आपका a नॉट अपॉन 7k और k बराबर हो जाएगा 7/2 into k यानी k इस समय 7/2 k तीनों आंसर हो गया ये दूसरा हो गया यह तीसरा पहला ही सिखाने में समय लगा कि जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जहां के है उसके बगल में उसको बैठा दीजिए उसके बगल में उसको बैठा दीजिए बिना सोचे विचारे आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। देखिए जहां आप बैठाए थे बैठा जहां के था वहां बैठा दिया 7/2 को यहाँ के था यहाँ 7/2 बैठा दिया और के रेट कांस्टेंट जब उसके बगल में 7/2 बैठा दिया तो मेरा रेट कांस्टेंट 7/2 के होगा। दिमाग में बात बैठ रही बच्चा बैठी जब इस तरह का जीरो ऑर्डर में रिएक्शन हो कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो तो डायरेक्ट हम उसको उपयोग नहीं कर सकते जो जीरो ऑर्डर a p के लिए हमने निकाला हुआ है। क्लियर चलिए लिखिए अरे k की जगह 7/2 का गुणा करना है। रेट कांस्टेंट भी तो पूछा है कि नया रेट कांस्टेंट क्या होगा तो रेट कांस्टेंट k नहीं रहेगा अब वो 7/2 के हो जाएगा। फार्मूला भी नहीं सिखाया k रिएक्टेंट इक्वल टू k रिएक्शन गुणे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो नया रेट कांस्टेंट मिल जाएगा आपको। बात समझ आई अभी आपके दिमाग का भज्जी बनाता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ अंतिम क्वेश्चन होगा कल मतलब फर्स्ट आर्डर होगा तीसरा है चौथा देख लीजिए।
कह रहा है ए प्लस टू बी देता है प्रोडक्ट बी, ए प्लस टू बी प्रोडक्ट देता है बी। इसका इसने रेट दे रखा है आर इक्वल टू के नेगेटिव मास ऑफ ए पावर 0 और बी पावर 0। सिद्ध हो गया कि जीरो वाटर रिएक्शन है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है। और कह रहा है कि ए का इनिशियल कंसंट्रेशन A0 और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन B0 है। ठीक, चलें। अब कह रहे हैं फाइंड, ज्ञात करिए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आफ्टर टाइम t समय बाद इनिशियल कंसंट्रेशन A और B का कितना रह जाएगा। और ये भी कह रहा है फाइंड एंड हाफ लाइफ ऑफ A एंड B, A और B की अर्धांगियां कितने समय में पूरा होगा, कितने समय में B पूरा होगा। चलिए आंसर निकालिए। ए का अलग निकालिएगा और बी का अलग निकालिएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग पूछा है। टी समय बाद ए कितना रह जाएगा, टी समय बाद बी कितना रह जाएगा, हाफ लाइफ ए की कितनी होगी, बी की हाफ लाइफ क्या होगी। इसका आंसर आप बताएगा। अब तक आ जाना चाहिए था, आंसर अब तक आ जाना चाहिए था पक्का है। बुद्धि का खेल है, बाकी कोई खेल नहीं है, यानी किसी के पास बुद्धि नहीं है। आप जानिए इसमें से बुद्धि का खेल है। अब तक आंसर आ जाना चाहिए। कितना आया, काय का कहाँ कौन संख्या टेबल होने का है। प्रेजेंस ऑफ माइंड जिस बच्चे के पास होगी वही कर पाएगा, नहीं सब उलझे रहेंगे, सब उलझे रहेंगे। सिर्फ दिमाग की बात है। आपको ये ए के लिए बोलिए, ए इक्वल टू, खड़े होकर बोलो, बोलो ए इक्वल टू दोनों आंसर हो गए। इसका भी लिख देना। ये सिंगल है, इनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, इनमें दिमाग नहीं लगाना है। इनको ऐसे जीरो वाला लिख देना कि इनके साथ कोफिशिएंट नहीं है, इनके विषय में सोचना ही नहीं है। इनके साथ कोफिशिएंट है तो जहां कोफिशिएंट है उसी का गुणा करके एक लाइन में लिख कर दे नहीं पाते। किसको दिए, प्रकृति को दिए। अगर तुम खड़ी होकर बोले होते तुम्हारा आत्मबल बढ़ता ना, आत्मबल बढ़ता नहीं बढ़ता, नहीं समझ में आ रहा। तो वही मैंने कहा कि बुद्धि का खेल है इसमें। इस सवाल में दोनों मिक्स किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मिक्स है, एक अलग निकाला, इसने लिखा है पॉइंट इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी, एक साथ नहीं किया है। एक अलग पूछ रहा है, बी का अलग, और कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ ए और बी, यानी दोनों अलग अलग पूछ रहा है।
तो एक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ऑर्डर जैसा ही है, और दूसरे में 2 है, जहां जहां के है वहां 2 से गुणा कर दूं तो 2 के था, तो के की जगह 2 के करूंगा तो 2 दूना 4, और के की जगह 2 के रखना है, बिना सोचे विचारे एक लाइन का आंसर।